दोस्तों 2 साल के लंबे इंतजार के बाद आज फाइनली फ्रॉम सीजन 4 आ ही गया, जिसमें कुछ लोग ऐसे गांव में फंस जाते हैं जहां से आज तक कोई भी निकल नहीं पाया। और यही नहीं, रात को वहां दरिंदे भी आते हैं जो लोगों को मार के खा जाते हैं। जिस भाई ने इसके पहले वाले सीजन नहीं देखे, जल्दी से हमारे चैनल पर जाके देख लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां लास्ट सीजन खत्म हुआ था, जिसमें हमने देखा कि येलो मैन ने जिम के गले को फाड़ दिया था। तभी जूली, जो कि पास में ही थी, चिल्लाने लगती है। उसको देख के येलो मैन कहता है कि अक्सर लोग ऐसी चीजें करते हैं कि हमें खुद उन्हें रोकना पड़ता है। और जूली, तुम ऐसे टाइम में भागा मत करो क्योंकि इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन तभी येलो मैन देखता है कि जूली फिर से गायब हो गई है। फिर येलो मैन जिम के पास आता है और कहता है कि अब हम दोनों ही बचे हैं और तुम मुझे काफी पसंद भी थे। लेकिन जिम कहता है भॉड में जाओ। फिर येलो मैन कहता है कि तुम हमेशा से ही बहुत ज्यादा मेहनत करते हो और तुमने काफी दुख भी सहा है। अगर तुम आगे क्या होगा देख नहीं पाए तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, क्योंकि आगे जो भी होने वाला है वो मेरा फेवरेट पार्ट है। लेकिन जिम ये सब बकवास खत्म होने से पहले ही मर चुका था, इसलिए येलो मैन हंसने लगता है। अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि गलती से उसी जगह आ गया था जहां पर आकर सब लोग फंस जाते हैं, यानी उसी टूटे वृक्ष के पास। अब इसके साथ क्या होगा आपको पता ही है। फिर वह आदमी अपनी गाड़ी वापस घुमा लेता है। अब ये कौन है हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम फातिमा, एलिस और केनी को देखते हैं। तभी फातिमा कहती है कि जब मैंने उन मॉन्स्टर्स को देखा तो मैं समझ गई कि वो लोग पहले हमारे जैसे इंसान ही थे, लेकिन फिर उन्होंने शैतान जैसी किसी चीज के साथ डील कर ली। फिर वह दर्द के कारण परेशान हो जाती है और पूछती है कि बॉयड कहाँ है। केनी कहता है कि मैं अभी उसे ढूंढने जाता हूँ, तुम दोनों भी यहाँ से चली जाओ। फिर केनी, एलिस और फातिमा को वहाँ से बाहर भेज देता है। उनके जाने के बाद केनी आगे बढ़ने लगता है और नीचे पहुँच जाता है। काफी नीचे आने पर उसे एक गुफा नजर आती है। फिर वो बॉयड का नाम पुकारते हुए गुफा में आगे बढ़ने लगता है। काफी अंदर जाने के बाद बॉयड पीछे से आकर उसको पकड़ लेता है और कहता है यहाँ कुछ भी मत बोलो। तभी केनी की नजर स्माइली मॉन्स्टर पर जाती है जो कि अपने कपड़े पहन रहा था। फिर वह केनी को कहता है, केनी काफी वक्त के बाद दिखे हो, अब आएगा असली मजा। ये बात सुनकर केनी डर जाता है और बॉयड उसे लेकर वहां से चला जाता है। फिर वो दोनों ऊपर आ जाते हैं और बेसमेंट को बंद कर देते हैं। तभी केनी पूछता है कि हमने उसे जलाकर मार दिया था तो वो जिंदा कैसे है। बॉयड कहता है कि वो बेबी था और अब वो बड़ा होकर स्माइली बन गया है। ये सब मेरे ही सामने हुआ है। फिर केनी पूछता है कि क्या उसको फातिमा ने पैदा किया था। बॉयड कहता है हाँ। दूसरी तरफ डोना क्रिस्टी को कम्युनिटी हाउस में बुलाती है। दरअसल क्रिस्टी जानना चाहती थी कि यहाँ क्या हुआ था। तभी उनकी नजर सारा पर जाती है और डोना उससे पूछती है कि बॉयड कहाँ है। सारा कहती है कि मुझे नहीं पता और अब यहाँ सब लोग वापस आ रहे हैं, इसलिए मुझे निकलना होगा। डोना कहती है हाँ, यही तुम्हारे लिए सही होगा। फिर सारा के जाने के बाद डोना क्रिस्टी को लेकर अंदर आ जाती है, लेकिन तभी डैनी उनको गन पॉइंट पर ले लेती है। डोना कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारी गन में गोलियां नहीं है, इसलिए इसे नीचे कर लो। फिर डैनी शांत हो जाती है, लेकिन अभी भी डैनी को उन लोगों पर भरोसा नहीं था। फिर डोना क्रिस्टी को एल्गिन के पास ले जाती है। एल्गिन बुरी तरह घायल था क्योंकि सारा ने एल्गिन से सच उगलवाने के लिए उसकी आंख में स्क्रू ड्राइवर घुसेड़ दिया था। क्रिस्टी को खुद भी चोट लगी थी, लेकिन फिर भी वो एल्जिन का इलाज करने के लिए मान जाती है। तभी वहाँ एक और लड़की आ जाती है, जिसके बाद डोना उसे बाहर ले जाती है और क्रिस्टी से कहती है कि तुम एल्जिन का इलाज करो। वहीं दूसरी तरफ वो येलो जैकेट वाला आदमी जंगल में आगे बढ़ रहा था। फिर कुछ देर बाद वो एक जगह पर रुककर अपना सूटकेस बाहर निकालता है और अपने कपड़े उतारने लगता है। ये आदमी एक रहस्यमयी इंसान है जिसका राज हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ वो स्ट्रेंजर, जो कि पादरी जैसा लग रहा था, अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसे कोई अंदाजा भी नहीं था कि ये टाउन उसे घुमा फिराकर वापस उसी जगह पर ले आएगा। अगले सीन में हम डैनी और बॉयड को देखते हैं जो अब पुलिस स्टेशन वापस आ गए थे। डैनी बॉयड से पूछता है कि आगे का क्या प्लान है। फिर बॉयड उसे ढेर सारी बुलेट्स दिखाता है जो कि उसने सभी से छुपा कर रखी थी। दरअसल बॉयड को अंदाजा हो गया था कि वो लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे और उसने बेसमेंट में जो देखा उसके बाद तो उसको पक्का यकीन हो गया कि अब उन मॉन्स्टर्स को मार पाना नामुमकिन
नामुमकिन है, यानी कि उन्हें जिंदा रहने के लिए हर दिन अपनी जान बचानी होगी। बॉयड डैनी से कहता है कि इस टाउन में जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी को बचाना होगा, इसलिए अब रास्ते में जो भी आए उसे मार देना। डैनी को ये आइडिया सही नहीं लगता, लेकिन उनके पास जान बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर डैनी बॉयड को बताता है कि यहाँ हम सभी को मिलाकर कुल 47 लोग हैं। यह बात सुनकर बॉयड थोड़ा चौंक जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टी जब एल्जिन का इलाज कर रही थी, तभी एल्जिन उससे कहता है कि शायद तुम्हें लगता होगा मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, लेकिन क्रिस्टी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जगह अच्छे से अच्छे इंसान को भी बुरा बना देती है। फिर क्रिस्टी एल्जिन को पूरी तरह ठीक करने के लिए उसकी आंख में स्प्रे मारती है। फिर एल्जिन क्रिस्टी से कहता है कि वो बच्चा पैदा हो चुका है और अब हम लोग अपने घर वापस जा पाएंगे, लेकिन क्रिस्टी एल्जिन को झूठा दिलासा नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो एल्जिन से कहती है कि हमारे साथ पहले भी कई बार धोखा हो चुका है, इसलिए जो भी करना सोच समझ कर करना। फिर क्रिस्टी एल्जिन की आंख को सिलना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ टबिथा जंगल के रास्ते से होकर डाइनर के पास वापस आ जाती है। ईथन और जूली अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी टबिथा गौर करती है कि जिम उनके साथ नहीं है। फिर टबिथा उन दोनों से पूछती है कि जिम कहाँ है, लेकिन दोनों टबिथा का ये सवाल सुनकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जिम टबिथा के ही साथ है। अब जूली को अंदाजा हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन तभी टबिथा उन दोनों से कहती है कि कोई गड़बड़ नहीं है, अब हमें घर जाना चाहिए। अगले सीन में हम पादरी को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और इसी घबराहट की वजह से उनकी कार पुलिस स्टेशन से टकरा जाती है। फिर बॉयड और डैनी बाहर आकर पादरी को देखते हैं। उनके साथ एक और लड़की भी थी जिसका नाम सोफिया है। सोफिया और पादरी कार के अंदर बुरी तरह फंस जाते हैं, इसलिए बॉयड फौरन एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है। फिर डैनी बॉयड के कहने पर हार्डवेयर का सामान लेने के लिए चला जाता है, क्योंकि गाड़ी का दरवाजा पूरी तरह जैम हो गया था। जिस समय टबिथा सोफिया को बचा रही थी, तभी सोफिया उसे अपने बारे में बताने लगती है। दरअसल सोफिया पादरी की बेटी है और अब वो अपने पिता को जोर जोर से पुकार रही थी, क्योंकि वो उठ नहीं रहे थे। फिर बॉयड चाकू की मदद से सीट बेल्ट काट देता है। दूसरी तरफ डैनी जब सामान ला रहा था, तभी उसे जेड मिलता है। जेड डैनी से पूछता है कि क्या हो गया। फिर डैनी उसे सारी बात बताता है और फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। बॉयड जैसे तैसे सोफिया को गाड़ी से निकाल लेता है, जिसके बाद टबिथा उसे संभालती है। तभी वहाँ जेड और डैनी भी आ जाते हैं। जेड ये जानने के बाद हैरान रह जाता है कि उन दोनों के बीच क्या कनेक्शन है। तभी कुछ देर बाद एम्बुलेंस भी आ जाती है। बॉयड मैरियल को सारी बात बताता है, जिसके बाद मैरियल कांच के बीच से पादरी को निकालने की कोशिश करती है। इधर टबिथा सोफिया को एम्बुलेंस में ले जाती है ताकि उसका मन थोड़ा शांत हो जाए। अच्छी बात यह थी कि पादरी अभी भी जिंदा था। फिर कुछ देर बाद भीड़ देखकर विक्टर भी वहां आ जाता है। इसके बाद मैरियल सोफिया का चेकअप करती है और वहीं दूसरी तरफ बॉयड और डैनी मिलकर गाड़ी का दरवाजा खोल देते हैं। फिर सोफिया को सारी कहानी बताती है। दरअसल सोफिया और पादरी गलती से यहाँ आ गए थे, क्योंकि आगे रास्ता ब्लॉक था, जिसके बाद उन्होंने गाड़ी वापस पीछे ले ली। तभी अचानक पादरी को कुछ होने लगता है। सोफिया को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या हो गया। तभी गाड़ी भी अचानक से बहुत तेज हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों पुलिस स्टेशन से टकरा जाते हैं। अब सभी लोग मिलकर पादरी को बाहर निकालते हैं, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस में बिठा दिया जाता है। मैरियल बॉयड से कहती है कि शायद पादरी को सीजर हुआ है, जिसके बाद वो पादरी को फौरन हॉस्पिटल ले जाती है। इस समय टैबिथा के दोनों बच्चे जिम को लेकर बहुत परेशान थे, लेकिन तभी टैबिथा उन दोनों से कहती है कि पापा रात होने से पहले घर आ जाएंगे। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। तभी जेड टैबिटा के पास आकर कहता है कि हमें बात करनी चाहिए। दरअसल टैबिटा अपने बेटे ईथन को लेकर बहुत परेशान थी और इसीलिए वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती है। वो लोग सालों से इस जगह पर रह रहे हैं और उन्हें खुद ये बात नहीं पता थी। टबिथा जेड से कहती है कि वो बच्चे जो हमें दिखते हैं, टबिथा और जेड का पुनर्जन्म सब एक माया जाल है और ये सब कुछ इस टाउन की वजह से हो रहा है। अब टैबिटा और जेड जिम के आने का इंतजार करते हैं, क्योंकि तभी वो लोग आगे का फैसला ले पाएंगे। इधर बॉयड जब कम्युनिटी हाउस जाता है तो मिरान काफी ज्यादा भड़की हुई थी। वो बॉयड से कहती है कि तुम एक राक्षस हो और मुझे उस बच्चे के बारे में सब कुछ पता चल गया है। फिर बॉयड डोना से मिलता है, जहां डोना उसे एल्जिन की हालत के बारे में बताती है। इसके बाद बॉयड और डोना ऊपर सभी से बात करने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिरान डाइनर में वापस आ जाती है। इस समय वो काफी ज्यादा भड़की हुई थी, लेकिन तभी वहां रेडियो पर एक गाना बजने लगता है, जैसे कि कोई मिरान से बात कर रहा हो।
ये सुनकर मीरा और भी ज्यादा भड़क जाती है। तभी उसे बेसमेंट में एक कपड़ा मिलता है। दूसरी तरफ फातिमा भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, जिसके बाद क्रिस्टी उससे पूछती है कि बताओ तुम्हारा बच्चा कैसा था। फातिमा क्रिस्टी की बात सुनकर भड़क जाती है, क्योंकि वो पहले ही अपने बच्चे को खोने का दुख झेल रही है, जो कि असल में एक मॉन्स्टर था। तभी वहाँ बॉयड और डोना भी आ जाते हैं। फातिमा बॉयड से पूछती है कि उस भूतिया औरत ने मेरे बच्चे के साथ क्या किया था। फिर बॉयड उसे सारी बात बताता है कि कैसे फातिमा का बच्चा एक मॉन्स्टर में बदल गया और वो वही मॉन्स्टर था जिसे बॉयड ने मारा था। तभी डोना को बाहर से कुछ आवाज आती है। फिर जब वो बाहर जाकर देखती है तो विक्टर सारा सामान हटा रहा था। डोना विक्टर से पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। विक्टर कहता है कि मैं अपने पिता के रहने के लिए जगह बना रहा हूँ। तभी हेनरी डोना से माफी मांगता है, जिसके बाद डोना वहाँ से चली जाती है। फिर डोना वापस अंदर आकर बॉयड से पूछती है कि क्या वो सच में मॉन्स्टर था। बॉयड कहता है कि हाँ, मैंने और डैनी दोनों ने उसे अपनी आंखों से देखा है। फिर बॉयड फातिमा से पूछता है कि तुमने वहाँ क्या देखा था। फिर फातिमा उसे सारी बात बताती है। दरअसल फातिमा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो एक मॉन्स्टर को जन्म देने वाली है। फिर बच्चे को जन्म देते ही वो भूतिया औरत फातिमा के बच्चे को उसके पास से ले गई और उसके बाद क्या हुआ ये तो बॉयड को पता ही है। बॉयड को लगता है कि शायद फातिमा उनसे कुछ छुपा रही है, लेकिन फातिमा बॉयड की बात सुनकर थोड़ा भड़क जाती है और फिर नहाने चली जाती है। दूसरी तरफ पादरी अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट थे, जहां सोफिया उनके लिए प्रेयर करती है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। तभी डैनी मैरियल से पूछता है कि क्या ये ठीक हो जाएंगे। मैरियल कहती है कि पता नहीं, क्योंकि अब तक तो दवाइयों का असर हो जाना चाहिए था। फिर सोफिया डैनी से फोन मांगती है, क्योंकि उसे अपनी माँ से बात करनी थी। डैनी सोफिया को बताता है कि इस जगह पर कोई भी फोन नहीं है। सोफिया को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है, जिसके बाद डैनी उसे बाहर ले जाता है और इस टाउन के बारे में सब कुछ बताता है। दूसरी तरफ टैब्था, जूली और ईथन जिम के लिए परेशान हो रहे थे। टैब्था को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि जिम आखिर कहाँ चला गया है, लेकिन फिर वो अपने बच्चों को दिलासा देती है कि पापा जल्द ही लौट आएंगे। तभी जूली और तैबिथा के बीच थोड़ी बहस हो जाती है, क्योंकि वो उन्हें सच नहीं बता रही थी। फिर इथन उन दोनों की लड़ाई शांत करवाता है और टैबिटा से पूछता है कि क्या पापा सच में मर चुके हैं। फिर जवाब में टैबिटा उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिम शायद कॉलोनी हाउस में आरवी में होगा और वो जल्द ही वापस आ जाएगा। अब ईथन भी टबिथा की बात सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी जूली उसको कहती है कि हम जैसा सोचेंगे वैसी ही ये जगह बन जाएगी, तो हमें अच्छा सोचना चाहिए। ईथन अपनी बहन जूली की बात मान लेता है। दूसरी तरफ डैनी ने अब तक सोफिया को सारी बातें बता दी थी, जिसे सुनने के बाद सोफिया को काफी ज्यादा हैरानी होती है। तभी सोफिया को वो रहस्यमयी पत्थर दिखता है, लेकिन डैनी सोफिया को साफ मना कर देता है कि उस पत्थर को कभी भी छूना मत, क्योंकि वो बहुत खतरनाक चीज है। असल में डैनी को खुद भी नहीं पता था कि इस पत्थर से क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी वो सोफिया को उसे छूने से मना कर देता है, क्योंकि ये टाउन रहस्यों से भरा हुआ है। सोफिया को यकीन था कि भगवान हर जगह मौजूद है और इस जगह पर भी वो उन्हें बचाने जरूर आएंगे। दूसरी तरफ फातिमा जब नहा रही थी तो वो अपने पेट को फील करने की कोशिश करती है, जिसमें वो मॉन्स्टर जन्म ले रहा था और इस बात से वो डरी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग जानना चाहते थे कि बेसमेंट में क्या हुआ था, लेकिन बॉयड उन्हें उस लड़की और पादरी के बारे में बताता है जो कुछ समय पहले ही इस टाउन में आए हैं। बॉयड उनसे कहता है कि उस लड़की के पिता को सीजर हुआ है, जैसा यहाँ बाकी लोगों को हुआ था, और अभी डैनी उस लड़की को इस टाउन की सारी सच्चाई बता रहा है। सभी लोग बॉयड की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। पहले बॉयड को उम्मीद थी कि शायद एक दिन वो लोग इस टाउन से निकल जाएंगे, लेकिन गुफा में जो हुआ उसे देखने के बाद बॉयड को यकीन हो गया है कि टाउन से निकल पाना नामुमकिन है। वो मॉन्स्टर्स कभी भी मर नहीं सकते और वो मॉन्स्टर्स एक एक करके उन सभी को मार देंगे। अब बॉयड अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन तभी क्रिस्टी कहती है कि तुम हिम्मत नहीं हार सकते, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों की उम्मीदें तुम पर ही टिकी हुई हैं। क्रिस्टी खुद सैकड़ों लोगों का इलाज करती है और इसीलिए उसे पता है कि यहाँ के लोगों को बॉयड पर यकीन है। अब एलिस बॉयड से अकेले में कुछ बात करना चाहता था, जिसके बाद बाकी लोग वहाँ से चले जाते हैं। एलिस भी बॉयड को यही समझाता है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को तुम पर बहुत भरोसा है। फिर जवाब में बॉयड एलिस से कहता है कि गुफा वाले हादसे को देखने के बाद सब कुछ खत्म हो गया है और मैंने तुम्हारे साथ भी तो गलत किया था।
बात करते वक्त बॉयड थोड़ा भावुक हो जाता है, जिसके बाद एलिस उसे संभालता है। अगले सीन में हम टबिथा को देखते हैं, जिसने ईथन को सुला दिया था। तभी उसे किचन में से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो तीनों किचन के अंदर देखने जाते हैं। दरअसल किचन का सारा सामान बिखरा पड़ा था, जैसे यहाँ कोई आया हो, लेकिन तभी अचानक वो सारी चीजें अपने आप हिलने लगती हैं। ये दृश्य देखकर टबिथा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। दूसरी तरफ डैनी के सो जाने के बाद सोफिया पादरी के पास आ जाती है और फिर उनके शरीर पर हाथ रखकर एक मंत्र बोलती है, जिसके बाद पादरी उठ जाते हैं। फिर सोफिया पादरी से पूछती है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो। जवाब में पादरी 2 बार अपनी पलकें झपकाते हैं। फिर सोफिया पादरी से कहती है कि तुम काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड होगे, लेकिन यहाँ की कहानी में आप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। सोफिया के इतना कहते ही कहानी पास्ट में चली जाती है, जहाँ हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो जंगल में अपने कपड़े बदल रहा था। दरअसल पादरी जब इस टाउन में पहुंचे तो उनके साथ कोई लड़की नहीं थी, और जब जमीन पर गिरा हुआ पेड़ देखकर वो वापस जाने लगते हैं तो वो बूढ़ा आदमी एक लड़की का वेश बनाकर पादरी से लिफ्ट मांगता है। वो पादरी से कहता है मैं यहाँ खो गई हूँ, जिसके बाद पादरी उसकी मदद करने के लिए उसे लिफ्ट दे देते हैं। फिर सोफिया धीरे धीरे पादरी को अपने वश में कर लेती है, जिसके बाद गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और यहीं से सोफिया का असली खेल शुरू होता है। वर्तमान में सोफिया पादरी से कहती है कि तुम आगे की कहानी देख नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें मारने के बाद यहाँ के सभी लोगों को मार दूंगी। फिर इतना कहकर सोफिया पादरी का मुंह पकड़ लेती है और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब बॉयड इस बूढ़े आदमी से अपने लोगों को कैसे बचाएगा और ये बूढ़ा आदमी असल में कौन है, ये सभी राज खुलेंगे अगले एपिसोड में। कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस का लुत्फ उठा सको। इसके पहले 3 सीजन के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जाके देख लेना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।